हे गाइस, वेलकम टू मेरा जहां। ये कर बुरा हो भला कॉमिक्स का सेकंड पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि राजा विक्रम सिंह के यहाँ बाके मजे कर रहा था। एक दिन उधमपुर का राजदूत आया और बताया कि या तो अपना राज्य स्वयं सौंप दें या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा विक्रम सिंह ने युद्ध का फैसला किया और रणभूमि में बाकेलाल को भी ले गए। बाकेलाल का दिमाग सनका और उसने खाने में जमाल घोटा मिला दिया, जिससे सारे सैनिक जंगल का ही चक्कर लगाने लगे। अब देखिए आगे। महाराज के कहने पर महामंत्री जी बीमारी का कारण जानने के लिए सैनिकों के पास पहुंचे तो वो सैनिक जिसने बाकेलाल को खाने में जमाल घोटा मिलाते देखा था पर समझ नहीं पाया था, सामने आया और महामंत्री जी को सारी बात बता दी। महामंत्री की कुछ समझ में नहीं आया तो वो सीधे महाराज के पास गए और बताया कि एक सैनिक ने खुद बाकेलाल को खाने में कुछ मिलाते देखा था। महाराज भी चक्कर में पड़ गए। तब महामंत्री ने सुझाव दिया कि राजवेद को बुलाकर पता लगाया जाए कि सही बात क्या है। महाराज ने थोड़ा सा खाना मंगवाया और राजवेद को देकर उसकी जांच करने को कहा। वैद्य जी ने तरह तरह से भोजन की जांच की और पता लगा लिया कि बात क्या है। वैद्य जी सीधे महाराज के पास पहुंचे और बताया कि खाने में बहुत सारा जमाल घोटा मिलाया गया है। महाराज गुस्से से तिलमिला उठे और महामंत्री को तुरंत आदेश दिया कि बाकेलाल को बंदी बनाकर उनके सामने पेश करे। इधर बाकेलाल भागने की फिराक में था। तभी महामंत्री वहां पहुंच गए और बाके को गिरफ्तार करने को कहा। बाके बुरी तरह घबरा गया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए पूछा कि यह सब क्या है। तो महामंत्री ने कहा, नमक हराम, तेरी पोल खुल चुकी है। तूने ही भोजन में जमाल घोटा मिलाया था। बाके बड़ी मुश्किल से अपने होशो हवास पर काबू रखकर मंत्री को डराने के लिए बोला कि वो राज अतिथि से बदसलूकी की शिकायत महाराज से करेगा। तो मंत्री ने बताया कि महाराज ने ही उनको आदेश दिया है। बाके की चड्डी गीली हो गई। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। महामंत्री ने उसको महाराज के सामने पेश किया। बाके रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन महाराज ने सजा सुनाई कि युद्ध शुरू होने से पहले वो खुद बाके का गला काटेंगे। सैनिक नीच बाकेलाल को घसीटते हुए वहां से ले गए। इधर उधमपुर के राजा उधम सिंह ने अपने जासूस पोपटलाल और चौपटलाल को बुलाया और कहा कि वो दोनों जाकर विशालगढ़ की सेना का जायजा लेकर आए। दोनों विशालगढ़ की सेना का जायजा लेने चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद ही उनको विशालगढ़ के सैनिक दिखे जो लोटा लेकर जंगल फिरने आ रहे थे। तब दोनों फैसला करते हैं कि वही पेड़ पर छिपकर बैठ जाएंगे और पेड़ पर बैठकर ही अंदाजा लगा लेंगे कि दुश्मन देश के पास कितने सैनिक हैं। दोनों बरगद के पेड़ पर छिपकर सैनिकों की गिनती करने लगते हैं। दोनों अंदाजा लगाते हैं कि अभी तक 50-55 हजार सैनिक आ चुके हैं। वो कहते हैं हमारी जानकारी गलत थी कि विशालगढ़ के पास 25-30 हजार सैनिक हैं। सैनिकों को अभी तक जमाल घोटा नचा रहा था। वे आ रहे थे, जा रहे थे। पोपट और चौपट अब ताज्जुब करने लगे क्योंकि अब गिनती लगभग 2 लाख पहुंच चुकी थी। वो कहते हैं कि शायद पड़ोसी राज्यों ने विशालगढ़ की मदद की है। हमारे पास केवल 70,000 सैनिक हैं। इस तरह तो हम बुरी तरह हार जाएंगे। दोनों तुरंत पेड़ से नीचे उतरे और महाराज उधम सिंह के पास पहुंचे। दोनों ने बताया कि एक बार में हजारों सैनिक लोटा लेकर जंगल आते हैं और इसी तरह दोपहर हो जाती है, पर सैनिक फिर भी आते जाते रहते हैं। शायद पड़ोस के राज्यों ने विशालगढ़ की मदद की है। उधम सिंह घबरा जाते हैं। तब पोपट कहता है कि हारने से ज्यादा अच्छा संधि कर लेनी चाहिए। महाराज को यह विचार पसंद आया। उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर संधि पत्र लिखकर दोनों को राजदूत के साथ विशालगढ़ जाने का आदेश दिया। इधर विशालगढ़ के महाराज और महामंत्री काफी परेशान थे कि तभी एक पहरेदार ने उनके पास आकर बताया कि उधमपुर के राजदूत और 2 जासूस आए हैं। महाराज ने कहा, पर क्यों? जाओ जाकर कह दो कि हम हर हालत में युद्ध के लिए तैयार हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तभी वो तीनों अंदर आ गए और हाथ जोड़कर कहा कि उनके महाराज ने खुद ही अपनी हार कबूल कर ली है और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये रहा संधि पत्र। महाराज ने कहा, तुम खुद ही पढ़कर सुनाओ। राजदूत ने पत्र पढ़कर सुनाया कि राजा विक्रम सिंह, हमें नहीं मालूम था कि आप हमसे इतने ज्यादा शक्तिशाली हो, अतः हम अपनी पराजय स्वीकार कर आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। महाराज ने पूछा,
कि तुम्हारे राजा को कैसे पता लगा कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो राजदूत ने कहा कि आपकी विशाल सेना का हमें पता लग गया था। महाराज चौंक गए और पूछा, वो कैसे? तो चौपटलाल तथा पोपटलाल ने बताया कि किस तरह से उन्होंने बार बार हाथ में लोटा उठाए जंगल में आते जाते सैनिकों को देखकर उनकी विशाल सेना के बारे में अंदाजा लगाया था। पूरी बात सुनकर महाराज गहरी सोच में डूब गए और फिर बोले कि जाओ, अपने महाराज से कह दो कि हमें उनकी मित्रता स्वीकार है। यह सुनकर तीनों चले गए। उनके जाते ही महाराज ने महामंत्री से कहा कि इसका मतलब बाकेलाल ने हमारी इज्जत बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में जमाल घोटा मिलाया था। महामंत्री ने कहा, जी महाराज, और हमने अनजाने में ही बाकेलाल के साथ कितना बुरा सलूक किया। महाराज ने कहा, अब हमें तुरंत बाकेलाल से माफी मांगनी चाहिए। इधर बाकेलाल का कैद में बुरा हाल था। तभी बाकेलाल खुली आंखों से सपना देखता है कि महाराज तलवार लेकर उसकी तरफ आ रहे हैं। महाराज बाकेलाल को तलवार दिखाते हैं और इसी के साथ उनका हाथ हवा में लहराया। बाकेलाल बुरी तरह चीखा। महाराज जो बाकी की तरफ आ रहे थे, बाकी की चीख सुनकर दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे, लेकिन बाकेलाल आंसू बहाता हुआ महाराज के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। महाराज ने कहा कि माफी तो हम तुमसे मांगने आए हैं बाकेलाल। यह सुनकर बाकेलाल चुप हो गया। महाराज ने कहा कि बाकेलाल, तुम्हारी योजना सफल हुई। जमाल घोटा मिलाकर तुमने हमारी इज्जत रख ली, हमें माफ कर दो। सारा किस्सा जब सेना को सुनाया गया तो वे सभी बाकेलाल की जय जयकार करने लगे। विशालगढ़ वापस पहुंचकर महाराज ने बाकी को सम्मानित करने के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया और बाकेलाल को 2000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में दी। बाकी सोच रहा था, कमबख्त, कितना कंजूस राजा है। अगर मेरी योजना सफल हो जाती तो उधमपुर के राजा मुझे 2-4 गांव के नाम में दे देते। हाय रे मेरी फुट्टी किस्मत, हर बार की तरह इस बार भी मेरी योजना की टांग टूट गई। इधर बाकी अपनी किस्मत पर रो रहा था और देशवासी उसकी जय जयकार कर रहे थे।